जो बरसों तक सड़े जेल में उनको याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनको याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्लू में जो तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। क्या वो अंग्रेजों से डरकर माफ़ी मांगने वाले थे, ये गांधी के हत्यारे थे, या हिंदुत्व फैलाने वाले थे? क्यों जिनके बारे में आज भी हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता? क्यों जिनको आज भी एक तबका देशभक्त तो एक तबका देशद्रोही बोलकर बुलाता है? भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। आखिर कौन थे वीर सावरकर? क्या उन्हें देशद्रोही कहें, क्या उन्हें गांधी का हत्यारा कहें, हिंदुत्व फैलाने वाला कहें, या अंग्रेजों से डरकर माफ़ी मांगने वाला कहें? आखिर क्या कहें वीर सावरकर को? देशभक्त कहें या देशद्रोही कहें वीर सावरकर को? आइए जानते इस वीडियो में। तो 28 मई 1883 को उनका जन्म होता है भारत में भागुर नाम के एक इलाके में, और अपनी स्टडीज़ पूरी करने के लिए वो लंदन जाते हैं और वहाँ पर पहुँच से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ रहने वाले हर भारतीय क्रांतिकारी और सेनानी के अंदर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक आज़ादी का बीज वो बो डालते हैं, और अपने मोर्चे और अपनी स्पीचों में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आग वहाँ पर उगलने लग रहे थे। तो वो अंग्रेज़ों की नाक में तो उन्हें दम कर दिया था, और उनकी आँख में भी वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के तौर पर चढ़ गए थे। तो उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है 11 जुलाई 1909 को, जब एक भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजी अधिकारी कर्जन वाइल की दिन दहाड़े सबके सामने हत्या कर दी और पूरी ब्रिटिश सल्तनत के मुंह पे एक रैप्टा मार दिया। तो ये सब देखते हुए पूरी ब्रिटिश सल्तनत और जो बड़े बड़े भारतीय नेता उस टाइम जो अंग्रेजों के जूते चाटते थे, वो मदन लाल ढींगरा के अगेंस्ट हो गए, उनकी आलोचना करने लग गए कि ये तुमने ये कैसे कर दिया। तो उस टाइम पर एक 25-26 साल का लड़का वीर सावरकर मदन लाल ढींगरा को एकदम सपोर्ट देता है और अंग्रेजों के सामने चीख कर बोलता है, भारत कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है, और तुम अंग्रेजों ने भारत की महानता को दबाना चाहा है, तो आज तो एक को मारा गया है, कल 1000 मारे जाएंगे, और ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ये डंकार अंग्रेजों के कान तक पहुंची, और उनको सूत्रों से ये जानकारी भी मिल गई कि यहाँ पर गोली तो मदन लाल ढींगरा के हाथों से चलवाई गई है, लेकिन ये गोली चलवाई है वीर सावरकर ने। लेकिन कुछ ठोस सबूतों के ना होने के कारण उस टाइम अंग्रेज इनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। लेकिन 2 साल बाद जब किसी और क्रांतिकारी के हाथों से यही चीज़ फिर से होती है, लेकिन उस टाइम वीर सावरकर के खिलाफ ठोस सबूत ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं, और उनको ये 23 जनवरी 1911 को ब्रिटिशर्स वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद उनको वो लंदन से इंडिया लाते हैं पानी के रास्ते से, और भारत में आके उनको सज़ा सुनाई जाती है। 2 जन्मों की 50 साल का उनको कारावास दिया जाता है, और ये 50 साल का कारावास पूरे भारतीय इतिहास में किसी भी क्रांतिकारी को दिया ही नहीं गया था, और वो भी उनको काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर काला पानी की सज़ा वो सज़ा है जिसको सुनकर हर एक क्रांतिकारी, हर एक बड़े से बड़ा बंदा कांपता था, हर कोई कांप जाता था काला पानी की सज़ा देखकर, और वो भी 50 सालों के लिए। तो अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता कि काला पानी की सज़ा आखिर यहाँ पर है क्या और काला पानी यहाँ पर है क्या, तो उनके लिए मैं बता दूँ मैं क्या, उनके लिए वीर सावरकर ने खुद अपनी जीवनी में, खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में यहाँ पर लिखा है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, कि सुबह उठकर उनको कोल्लू में तेल पेरने के लिए भेज दिया करते थे। तो कोल्लू एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा चरखा होता है जिसके अंदर हमको नारियल का तेल पीसना पड़ता है। और वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि उसको पीसने के लिए जो बड़े बड़े पहलवान थे वो भी वहाँ पर थक जाते थे, और उसका एक चक्कर भी वो नहीं लगा पाते थे। तो कोल्लू को पीसना इतना मुश्किल वहाँ पर होता था, और अगर वो रुक जाएं और थक जाएं तो उनको पीछे से अंग्रेज़ वहाँ पर कोड़े भी मारते थे, और उनको एक छोटे से कमरे में, छोटी सी जेल में वहाँ पर रखा जाता था। और अंडमान की गर्मी तो हम सब जानते ही हैं, उस कमरे में इतनी गर्मी होती थी, और इसके बावजूद उनको दिन भर में सिर्फ 2 कटोरी पानी वहाँ पर पीने को मिलता था, और खाना तो हफ्तों भर मिलता ही नहीं था। और जब खाना मिलता तो जंगली घासों की रोटी मिलती और सब्जी उनको खाने को मिलती, जिसको खाकर बहुत से स्वतंत्र सेनानी वहीं अपने प्राण भी त्याग देते। और उस छोटे से कमरे में, उस छोटे से जेल में जहाँ इतनी गर्मी है, इतनी बदबू वहाँ पर आती थी, और इन लोगों को वहीं पर अपना मल मूत्र त्याग देने को भी बेबस कर दिया गया था। वहीं पर इनको अपना मल मूत्र त्यागना था, और वहीं पर बेबस होकर रहना था। इतनी बदबू में, इतनी गर्मी में सिर्फ 2 छोटी कटोरी पानी वहाँ पर पीने को इनको मिलता था। और तो और अंग्रेजों लोग इनको हफ्तों हफ्तों तक खड़े भी रखते थे, नहाने को नहीं मिलता था, शौचालय भी नहीं था। तो भारत में कहीं अगर नर्क था उस टाइम पर, तो वो नर्क था अंडमान की सेलुलर जेल में। और इस सेलुलर जेल को हमारे वीर सावरकर ने 10 साल तक वहाँ का कष्ट सहा, और 10 साल तक ये अत्यंत पीड़ा वहाँ पर सही।
तो अब यहाँ पर अगर हम इनके इंजामों पर, जो इनके ऊपर इंजाम और आरोप लगाए जाते हैं, उसकी बात करें तो एक तबका इनको बोलता है कि वीर सावरकर जो कि क्रांतिकारी थे, उन्हें अंग्रेज़ों से इस 10 सालों में 6 बार माफ़ी मांगी, उनको माफ़ीनामा भेजा कि मैं यहाँ पर बहुत पीड़ित हो रहा हूँ, मुझको यहाँ से बाहर निकाल दो और इसके बाद मैं कभी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे तलवे चाटूंगा इन सब लोगों की तरह। तो ऐसे कर कर यहाँ पर वीर सावरकर ने 6 बार माफ़ी मांगी इन पूरे 10 सालों में, और इसलिए एक तबका इनका बहुत हद तक विरोध करता है यहाँ पर कि अगर तुम स्वतंत्रताकारी थे, एक क्रांतिकारी थे, तो तुम अंग्रेज़ों से डर क्यों गए, तुमने उनसे माफ़ी क्यों मांगी, और वो भी 6 बार। तो इसका क्या मतलब है कि तुम कायर थे, तुम कमज़ोर थे, तुम उतने मजबूत नहीं थे और तुम अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले थे, इसलिए तुमको 50 साल का कारावास नहीं बल्कि 10 साल में तुमको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इनकी सफाई देते हुए खुद महात्मा गांधी बोलते हैं कि वीर सावरकर, अगर तुम अंग्रेज़ों से अपना माफ़ी मांगते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जेल में सड़ने से अच्छा कि तुम अपने देश के लिए यहाँ जेल से बाहर आके अपनी बलिदानी दो और अपने एक एक खून को देश के लिए निछावर यहाँ पर कर दो। और यहाँ पर वीर सावरकर खुद यहाँ पर बोलते हैं कि मैं वो सब माफ़ीनामा, मर्सी पैटिशन अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए नहीं लिख रहा था, मैं इसलिए लिख रहा था कि कोई एक भी मौका मुझसे ना चूक जाए। इस जेल में अगर मैं सड़ते रहूँगा तो मैं बाहर निकल कर जो बहुत सारे अहम जो मैं डिसीजंस ले सकता हूँ, अपनी देश के लिए अपना खून निछावर कर सकता हूँ, उसमें से 1% भी कम ना रह जाए, इसलिए मैं अपनी माफ़ीनामा मैंने मांगा। और गांधी जी ने भी इसको प्रेस किया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा तर्क इसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर वो लोग तो इनके ऊपर ये तर्क लगाए ना जो एक दिन भी जेल नहीं गए हैं और 10 साल की नर्क से भी बदतर अंडमान की सेलुलर जेल, काला पानी की सज़ा काटने वाले वीर सावरकर को आज हमने देशद्रोही घोषित यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर अब दूसरा सबसे बड़ा आरोप इनके ऊपर ये लगता है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के पीछे वीर सावरकर का हाथ था। बंदूक तो नाथूराम गॉडसे ने यहाँ पर चलाई थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो डाल दिया, अगर आपको देखना तो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ कैरी ऑन टू दिस वीडियो। तो बंदूक तो गॉडसे के हाथ से चलवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे की पूरी साजिश में वीर सावरकर भी शामिल थे। तो ये बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। तो वो वीर सावरकर जो गांधी को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो गांधी जो वीर सावरकर को भी बहुत ज़्यादा मानते थे, इनके बीच में ये दरार डालने के लिए एक तबका इनको विरोधी बताता है गांधी जी की हत्या का। तो इसको भी अब यहाँ पर हम साफ कर देते हैं। तो भाई कपूर कमीशन 2-2, 3-3 बार हुआ और उसके अंदर ये साफ साबित हो गया कि गांधी जी की हत्या के पीछे, साजिश के पीछे वीर सावरकर का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी आज एक तबका इनको, आज भी हम लोग इनको गांधी जी के हत्यारे के नाम से जानते हैं। आज भी हम इनको अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा आरोप विरोध इनके ऊपर लगाया जाता है कि इनने हिंदुत्व फैलाया। जो भारत में आज बंटवारा, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई हो रही है, जो हिंदुत्व को लेकर कट्टरता एक तबके के अंदर आज यहाँ पर भारत में है, ये हिंदुत्व का फैलावा, हिंदुत्व का ओरिजिन, ये सब कुछ वीर सावरकर की ही देन है। तो इसमें कुछ बातें तो सही भी हैं कि हिंदुत्व को वीर सावरकर ने फैलाया, हिंदुत्व को वीर सावरकर ने अर्थ दिया, इसको भारत में हिंदुत्व को वीर सावरकर ने घर घर तक पहुंचाया और हिंदुत्व का असली महत्व हर किसी के कानों में जाकर बताया। तो ये बात तो एकदम सच है। लेकिन जिस तरीके का हिंदुत्व आज हम देख रहे हैं, इतनी कट्टरता, इतना एक्सट्रीमिज्म, ये वीर सावरकर का इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि जितना भी विरोध यहाँ पर वीर सावरकर के अगेंस्ट होता है एक पार्टिकुलर पार्टी और तबके के लिए, वो इसलिए होता है क्योंकि आज की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो हिंदुत्व को सपोर्ट यहाँ पर करने लग रही है। और इसी वजह से जो पार्टी वीर सावरकर के अगेंस्ट में है, वो सिर्फ हिंदुत्व के अगेंस्ट में है जो उनने फॉर्म किया था, और इसलिए वो घुमा फिरा के ये सारी बातें हिंदुत्व पे आके रुक जाती हैं। क्योंकि हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल कनेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बीजेपी की पार्टी के अंदर, और आरएसएस से भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव था वीर सावरकर का यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदुत्व एक मेन मुद्दा उठकर आता है, और ये एक तब का एक पॉलिटिकल पार्टी इनको सिर्फ हिंदुत्व की वजह से इनका पूरे चरित्र को बर्बाद करना चाहती है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें यहाँ पर क्लियर होती हैं, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कैसे हमारे वीर सेनानी, वीर क्रांतिकारियों को सिर्फ अपने पॉलिटिकल, अपने आपसी मुद्दों के लिए हमारे इतिहासों से यहाँ पर हटा दिया गया है, हमारी बुकों से यहाँ पर हटा दिया गया है, जिनके बारे में हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जिनने 10 साल तक काला पानी से नर्क से बदतर जगह में अपनी सज़ा वहाँ पर काटी, जिनको गांधी जी, जिनको इतना मानते हैं, जिनने हमारे देश का सबसे पहला झंडा डिज़ाइन किया, जिनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें, जैसे कि 1857 की द इंडिपेंडेंस वॉर की बहुत बड़ी क्रांति जो उनने लिखी और वो भगवत गीता बन गई। तो 1857 में हुई जो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जो सबसे पहली आग अंग्रेज़ों के खिलाफ लगाई गई थी भारतीय सेनानी के द्वारा, उसको इनने प्रूफ किया कि वो एक कर्मचारी की आग नहीं थी, वो आज़ादी के प्रति सबसे पहली चिंगारी और आग थी। उसको 1857 द इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर की बुक वीर सावरकर ने यहाँ पर लिखी, और वो बुक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव,
बहुत सारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी उस बुक को भगवत गीता की तरह मानते, उसको भगवत गीता की तरह पढ़ते और अपने साथ रखते। और उसी बुक को पढ़ने के बाद इतने बड़े बड़े हमको स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देखने को मिले। तो उस बुक ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के अंदर आग भर दी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से। और आज उन्हीं को, जिनने द एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व हमको लिखा, उनको हमने इतना बड़ा देशद्रोही यहाँ पर बना दिया। तो एट द एंड मैं यही बोलना यहाँ पर चाहता हूँ, जो सुभाष चंद्र बोस के आदर्श थे, जो भगत सिंह के आदर्श थे, सुखदेव राजगुरु के आदर्श थे, जो महात्मा गांधी के मानने वाले थे, वीर शिवाजी के समान थे, जो महाराणा प्रताप जिनने घास की रोटियां खाई थी अपने मेवाड़ के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, मातृभूमि के लिए, वैसे ही वीर सावरकर ने सिर्फ 2 कटोरी 10 साल तक सिर्फ 2 कटोरी रोज़ जल पीकर अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी नौछावर वहाँ पर कर दी और 10 साल तक नरक से बदतर काला पानी की सज़ा काटी। किसके लिए काटी? हम सब के लिए काटी, हमारे देश के लिए काटी। और आज उन्हीं वीर सावरकर को एक तबका देशद्रोही यहाँ पर बोलकर बुलाता है और उन्हीं का इतिहास हमारे सामने से मिटा दिया जाता है।